20 साल तक मैं अपने जन्म स्थान कराची में रहा। तब तक मुझे हिंदी इतनी ही आती थी जितनी सिनेमा देखने वाले को आती है, आ सकती है। पढ़ना लिखना नहीं आता था। 20 वर्ष की आयु के बाद आजादी मिली, विभाजन हुआ, मैं, मेरा परिवार सिंध से इस ओर आया। उसके बाद हिंदी पढ़नी लिखनी शुरू की। लेकिन आज मुझे अगर प्रेफरेंस होता है कि भाई अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं, तो सहज रूप से मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसी ऑडियंसेस होती हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि इसमें काफी लोग जो है वो विदेश के हैं या भारत में भी अहिंदी भाषी काफी दिखते हैं, इनको हिंदी समझ में नहीं आएगी। तब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि मैंने एक आध बार कभी संसद में कभी विषय के ऊपर निर्भर है, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, तो उस पर टिप्पणी करने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि क्यों बोले अंग्रेजी में, क्योंकि लोग अधिक हिंदी में समझेंगे। आप अंग्रेजी में बोले तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। हमारी जनरेशन में एक आइडियलिज्म था, क्योंकि वो वातावरण ऐसा था। अब मेरा जन्म जो है वो उस समय हुआ जब भारत पर अंग्रेज राज करता था। और जब भी किसी छात्र को, लड़के को, लड़की को सार्वजनिक जीवन में रुचि हुई, दिलचस्पी हुई, तो एक ही भाव मन में होता था कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए। कौन स्वतंत्र कर सकेगा, कैसे होगा, मैं भी कुछ योगदान कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। दिस वॉज द काइंड ऑफ आइडियलिज्म दैट इंस्पायर्ड एवरी यंग पर्सन ऑफ दोज डेज। आप देखिए ना, देखे होंगे ये सारी आपने भगत सिंह की फिल्में और ये वो सारे, यार रिमार्केबल। कोई जीवन में दूसरा कुछ नहीं। जितने सारे रेवोल्यूशनरी हुए, सावरकर का जीवन पढ़े तो आश्चर्य होता है। कभी अंडमान का जेल जाकर के देखें और उस छोटी कोठरी में कोई व्यक्ति वहां पर 10 साल रहे, बिल्कुल कटा हुआ, और रोज सुबह सुबह उठे तो नीचे जो फांसी घर है वहां की चीखें सुने रोज, और वहां बैठे बैठे नाखून से लिखे दीवार पर, और वो पुस्तकें बने बाद में चल करके। मैं अपने सब साथियों को कहता हूं, सहयोगियों को कहता हूं कि दिस इमेज ऑफ द अगली इंडियन पॉलिटिशियन हैज टू बी चेंज, एंड इट इज आवर ड्यूटी, दोज हु आर इन दिस पार्टी, टू चेंज इट बाय देयर कॉन्डक्ट, बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर एटीट्यूड्स, बाय देयर कमिटमेंट टू वैल्यूज। 47 से पहले तो आइडियलिज्म was inspired by the fact that the country was slave. The country was under foreign rule. It had to be emancipated. Today, the country has immense potential. उस potential के अनुरूप it has not achieved its place in the world. That has to be achieved. This is the objective. And this objective my generation cannot get, you can get. मेरी तो अपील आप सबसे यही है, जितने यहां पर युवक युवतियां इकट्ठी हुई हैं, कि अगर आप अब तक वोटर नहीं बने हैं तो अपने को निश्चित रूप से रजिस्टर करिए एज अ वोटर, और निश्चित रूप से वोटर करके रजिस्टर करिए। इतना ही नहीं तो चूकिए मत जिस दिन मतदान होता है, चूकिए मत। आप किसी को भी वोट दें, वोट जरूर दीजिए, वोट जरूर दीजिए।
और जितनी मात्रा में युवा, जितनी मात्रा में युवतियां मतदान करने जाएंगी और सही विवेक के अनुसार अपना मतदान करेंगी, उतनी मात्रा में आपने भी अपना योगदान किया भारत की राजनीति को सही दिशा देने में, ये मैं कहूंगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आखिर तो दुनिया के बहुत सारे देशों में नाम तो बड़ा होता है, लेकिन वोट इतनी ज्यादा नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। हमारे यहां फिर भी ज्यादा देते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जिसको मुझे तकलीफ होती है, कि हिंदुस्तान में अगर वोटर्स की और एक स्केल बनाया जाए, एजुकेशनल स्केल, और उसमें परसेंटेज देखा जाए, तो ऊपर जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डीलेट और ये सारे हैं, वहां पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग होगा उनमें से 7%, 8%, और नीचे जहां पर इलिटरेसी होगी पूरी, वहां पर 85%। ये जो एजुकेशनल लैडर है, उस एजुकेशनल लैडर को उल्टा कर सकने की क्षमता चाहिए। और कम से कम ये इतने सारे यूनिवर्सिटी के यहाँ पर छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं, वो तो संकल्प करके यहाँ से जाए कि हम किसी सूरत में चूकेंगे नहीं, वोटर भी के नाते रजिस्टर भी करेंगे और मतदान करने भी जाएंगे, अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे और अच्छी पार्टी को चुनेंगे, उसके हिसाब से वोट देंगे। ये अगर करेंगे तो भारत बनाओ का जो आपका संकल्प है वो भी जरूर पूरा होगा।